सभी को नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप आईटॉप एकेडमी में। यहाँ पर आपको यूपी जेस की तैयारी कराई जाती है। सुपर टैट सी टैट की भी हमने तैयारी शुरू की है और उसी सिलसिले में आज हम आए हैं टॉपिक नंबर 4 के साथ। टॉपिक नंबर 4 से ये मत समझिएगा कि ये चौथी वीडियो है। एक टॉपिक के अंदर 4-4, 5-5 वीडियोज़ भी बन जा रही हैं। तो हम यूपी जेस का बेसिकली सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिससे सुपर टैट और सी टैट का सिलेबस भी कवर हो रहा है। तो यूपी जेस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक 4 है। तो आज जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। जंतुओं की बाह्य संरचना का सामान्य परिचय हम स्टडी करेंगे। जैसे कि इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, इस टॉपिक का नाम है जंतु की संरचना एवं कार्य। तो उसके अनुसार ही हम जो जंतु हैं उनकी बाह्य संरचना, उनका आकार किस प्रकार का होता है, कौन सा सबसे बड़ा जंतु है, इसके बारे में हम सामान्य रूप से स्टडी करेंगे। साथ में हम यह भी पढ़ेंगे कि जंतुओं के जो विभिन्न अंग हैं उनके कार्य क्या हैं, और साथ में हम ज्ञानेंद्रियों को भी जानेंगे। मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र, उनकी संधियाँ, उनकी उपस्थिति तथा उनके कार्य के बारे में भी हम इस टॉपिक में जानेंगे। साथ में हम जंतुओं में गति के बारे में भी इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है वो फर्स्ट टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है जंतुओं की बाह्य संरचना, उसका सामान्य परिचय। आपने देखा होगा हमारे आसपास अन्य प्रकार के जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। कोई छोटा जंतु है तो कोई बहुत बड़ा जंतु है। तो सबसे बड़ा जंतु जो हमारे दिमाग में आता है कि जो धरती पर उपस्थित है, हाथी। हम सोचते हैं कि हाथी जो है वो सबसे बड़ा जंतु है, पर दरअसल हाथी नहीं, हाथी से भी बड़ी ब्लू व्हेल जो समुद्र में रहती है, सबसे बड़ा जंतु पृथ्वी के ऊपर है। तो इसलिए अगर ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा जंतु कौन सा है। आगे चलते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, आपने जैसे आप सबसे बड़ा जीव देख लिया, सबसे बड़ा जंतु, इसके साथ साथ सबसे छोटे जीव भी जो होते हैं वो एक कोशिक जीव तक उपस्थित रहते हैं, जो हमारी नग्न आंखों से, नेक्ड आइज से हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे उपस्थित रहते हैं? जल में उपस्थित रहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे जीवाणु, यूक्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। तो ये ऐसे हमारे एक कोशीय जंतु हैं जो बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं। अब विभिन्न आकार की बात कर ली हमने, तो इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो जंतु हैं वो कशेरुक दंड के आधार पे, मेरुदंड के आधार पे, कि उसके अंदर उपस्थित है मेरुदंड, कशेरुक दंड या नहीं है, उसके आधार पे हम उनका विभाजन करते हैं अकशेरुकी और कशेरुकी के अंदर। तो अकशेरुकी और कशेरुकी के अंदर हम उनका विभाजन करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कशेरुक दंड जिनके अंदर अनुपस्थित है वो अकशेरुकी, और जिनके अंदर उपस्थित है वो कशेरुकी। तो इसके अंदर जो सर्वोच्च प्राणी कशेरुकी जंतुओं में जाना जाता है वो कौन है? मनुष्य। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कशेरुकी जंतुओं के अंदर सबसे सर्वोच्च प्राणी कौन सा है? तो वो कौन है? मनुष्य। वैसे आपको पता भी होगा ये। अब अमीबा के आकार की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा का आकार क्या है? तो अमीबा का आकार क्या होता है? अनियमित होता है, इर्रेगुलर शेप है उसकी, वो कोई भी शेप ले लेता है। एक कोशीय जंतु है, इसलिए उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। ना वो गोले में होता है, ना वो ओवल है, ना वो चकोर है, वो अनियमित उसको, उस शेप को कहते हैं। अब हमने जंतुओं के आकार के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं के विभिन्न अंगों के बारे में। जो जंतु है उनको जीवन चलाने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स की, विभिन्न तरह के अंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें जो मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आता है पाचन अंग। पाचन अंग से क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा आता है श्वसन अंग। इसके बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो होगी ही, उस बेसिक नॉलेज पे ही चलना है, हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। उसके बाद हृदय, वृक्क, जनन अंग, मस्तिष्क एवं नाड़ियाँ। जंतुओं को लाइफ सस्टेन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। इसलिए पाचन अंग का होना ज़रूरी हो जाता है, जिसमें भोजन से हमें जो उसके पोषक तत्व हैं अपने शरीर में लेने होते हैं। फिर आता है हमारे पास श्वसन। श्वसन के अंदर अब क्या होता है कि हमने भोजन तो ग्रहण कर लिया और हमने उसको अवशोषित होने वाली अवस्था में बदल भी लिया, कन्वर्ट भी कर लिया, लेकिन अब उससे हमें एनर्जी निकालने के लिए जो चाहिए प्रोसेस, उसको बोलते हैं श्वसन। आपने देखा होगा रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग, ये दो चीज़ें आती हैं। ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है? केवल हवा का आदान प्रदान होता है, और रेस्पायरेशन का मतलब होता है जब हम जो भोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उसका ऑक्सीकरण करते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आज भी बताएंगे।
हृदय। हृदय क्या काम करता है? अब हमने भोजन भी खा लिया, भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच भी गया, लेकिन उसको जगह जगह हर एक कोशिका तक पहुंचाने में हमारा जो शरीर है वो विभिन्न टिश्यूज़ से बना हुआ है, अलग अलग टिश्यूज़ से, और वो अलग अलग टिश्यूज़ तक हमारा भोजन पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए जो अंग लगता है वो है हृदय। हृदय सब पूरी शरीर के अंदर ब्लड को पंप करता है, और ब्लड की सहायता से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक एक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। ब्लड की सहायता से ही जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, और वहीं से CO2 उन कोशिकाओं से लाकर फेफड़ों तक छोड़ी जाती है। तो देखिए जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसने कितना डेवलप्ड ये चीज़ बनाई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम रोबोट्स बनाने की सोचते हैं, लेकिन आज तक हम सेल्फ सस्टेनिंग रोबोट नहीं बना पाए हैं, जबकि मनुष्य सेल्फ सस्टेनिंग है। उसको भोजन लेता है, उसको किसी बिजली के तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो अपने आप कर लेता है। पेट्रोल है वो हमें बाइक में डालना पड़ता है, कार है वो उसके अंदर हमें पेट्रोल डालना पड़ता है, जो बिजली हैं उपकरण है हमें चलाने के लिए प्लग लगाना पड़ता है, लेकिन मनुष्य ऐसा जीव है जो ये काम स्वयं कर लेता है। इसके बाद आते हैं व्रक। व्रक क्या होता है? भोजन हमने ले लिया, उसके बाद हमने उससे एनर्जी निकाल ली श्वसन के द्वारा, फिर हृदय ने उसे पंप भी कर दिया, लेकिन अब जो भोजन के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य व्रक के द्वारा होता है। इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। फिर आता है जनन के बारे में। अब क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन यदि जो बॉडी है वो अगर दूसरी बॉडी नहीं बना पा रही है तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका लाभ क्या है? तो प्रकृति ने उसके लिए भी एक तंत्र बनाया है जिसके द्वारा एक जंतु अपने जैसा ही दूसरा जंतु उत्पन्न कर सकता है, संतान की उत्पत्ति कर सकता है, उसे जनन बोलते हैं। और साथ में ये सब कंट्रोल करने के लिए मस्तिष्क एवं नाड़ियाँ, तो इनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं पाचन अंगों के साथ। तो पाचन अंग के बारे में यदि बात करें तो जैसा हमने बताया कि पाचन अंग क्या काम करते हैं, जो भोजन होता है उसका पाचन करते हैं। जो भोजन होता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली ये 4 तरह के, बल्कि कह लीजिए 5 तरह के तत्व उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन, लवण, ये देखने को मिलते हैं। अब ये जो हम पदार्थ लेते हैं इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड के अंदर बॉडी से जाती है, बॉडी के अंदर जाती है फूड के रूप में। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन है, वसा है, मंड है, ये अघुलनशील तत्व रहते हैं मोस्टली। इसके अंदर एक आध एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स रहते हैं तो इसलिए ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व इतनी अच्छे से नहीं हो पाते हैं, बॉडी के अंदर अवशोषित नहीं हो पाते हैं। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो कोशिकाएं इनका अवशोषण करती हैं वो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को अवशोषित नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनको सरल घुलनशील अवस्था वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पाचन क्रिया। तो उसके अंदर घुलनशील पदार्थ भी होते हैं जो माइक्रो होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ क्या होती हैं, बिल्कुल छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो एज इट इज़ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई मैकेनिज़्म नहीं लगता है। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जो सिंपल होती हैं, आसानी से पच जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अघुलनशील होती हैं, अपचनीय होती हैं। उनको पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए शरीर क्रिया करता है जिसको पाचन क्रिया हम कहते हैं, और उसके बाद फिर उनका अवशोषण हो जाता है आहार नाल के अंदर कोशिकाओं द्वारा। अब जो आहार नाल है उसके अंदर क्या क्या होता है उसको हम चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए, ये मनुष्य का हमने जो आहार नाल है उसका चित्र है और उसके पाचन अंग हैं। आप देख सकते हैं ये जो है नासा गुहा है, यानी जो नाक का द्वार है, ये मुख है, ये मुख गुहा है, यानी जो मुख का द्वार है। गुहा का मतलब द्वार से आप लगा सकते हैं। भोजन क्या होता है, भोजन ऐसे जाता है मुख के थ्रू, मुख गुहा से होते हुए, उसके बाद नीचे जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली में होता हुआ वो चला जाता है किस में, आमाशय में। आमाशय में जाने के बाद उसके ऊपर जो यकृत है यहाँ से और अग्नाशय से यानी पैनक्रियास से जूस निकलता है, जिसे पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, जो क्रिया करते हैं छोटी आंत के अंदर। फिर उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, फिर ऐसे ही बड़ी आंत आती है,
ये देखें, ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है। बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए उसे बड़ी आंत बोलते हैं। इसका लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नहीं तो लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है। ये आहार नाल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद भोजन छोटी आंत से होता हुआ फिर बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पर अपेंडिक्स रहती है। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को क्या देखने को मिलता है कि उनकी अपेंडिक्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर भोजन का कोई कतरा फंस जाता है, जिससे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और भयंकर दर्द होता है। फिर उनका ऑपरेशन करके अपेंडिसाइटिस करके अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। और ऐसे भोजन बड़ी आंत में होता हुआ फिर जो अवशेष पदार्थ हैं वो मलाशय के द्वारा गुदा द्वार से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य के पाचन अंग काम करते हैं। इस सब ये जो आपने देखा है, ये पूरी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को बोलते हैं हम पाचन तंत्र। तो जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर दो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। जो पाचन तंत्र है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर पाचन अंग होते हैं और पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। पाचन ग्रंथियाँ की बात करें तो दो पाचन ग्रंथियाँ हमारे पास, यकृत और अग्नाशय यानी लीवर और पैनक्रियास। और जो पाचन अंग है वो पूरा आहार नाल उसको बनाती है। आहार नाल या पाचन अंग कह लीजिए, क्या क्या होता है, मुखगुआ, वहाँ से भोजन नली या ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय एवं गूदा। इस तरीके से पाचन अंग जो है हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन करते हैं और पाचन ग्रंथियाँ उसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो ये पाचन अंग की बात हो गई। चलते हैं आगे। अब आ जाती हैं पाचन ग्रंथियाँ। जैसा कि हमने बताया, पाचन ग्रंथियाँ जो हैं हमारे पास यकृत है और अग्नाशय है। तो ये पाचन ग्रंथियाँ करती क्या हैं? ये पाचन ग्रंथियाँ जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट्स हैं, उनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करती हैं, जिससे उनका अवशोषण शरीर के अंदर बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो यकृत है वो मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि प्रश्न आता है कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? यकृत यानी लीवर। इसका रंग जो होता है वो चॉकलेट रंग का होता है या भूरे रंग का होता है। और इसका कार्य क्या है? ये पित्तरस का निर्माण करती है। और पित्तरस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी जो वसा है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे गोलों में वो बदल देता है, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। आपने देखा होगा जिनको यकृत की बीमारी हो जाती है, लीवर की डिजीज़ हो जाती है, जैसे जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, तो उनमें क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है कि आप भोजन के अंदर वसा कम से कम लें। उसका कारण क्या है कि वसा जो है वो पचाने का काम यकृत करता है, उसको छोटा छोटा कर देता है ग्लोब्यूल्स में। जब छोटा छोटा टुकड़ा उसका कर देता है, तो अगर वसा हम खाएंगे और यकृत काम नहीं करेगा तो वसा जो है पच नहीं पाएगी, फिर अपचन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा और बीमारियां और बढ़ जाएंगी और लीवर पे एक लोड पड़ जाएगा। तो लीवर ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिएँ, जिससे पाचन आसान हो और उसके अंदर फैट्स कम ले, वसा कम ले। बात कर लेते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय जो होता है ये हल्के गुलाबी रंग का होता है और इसका काम क्या होता है? ये अग्नाशयी रस का स्त्राव करता है, यानी पैनक्रियाटिक जूस का स्त्राव करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। बस इस लेवल पे सुपर टैट के अंदर इससे ऊपर नहीं आएगा, इसलिए केवल हम इसको यहीं तक सीमित कर रहे हैं। अब नोट देख लेते हैं। जो हमने देखा है वो किसका देखा है? हमने देखा है जो बहुकोशीय जीव हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो एक कोशिका से बने हुए हैं, एक कोशिक जीव हैं, उनका पाचन एक उसी कोशिका में हो जाता है। उनके अंदर ऐसे विभिन्न विभिन्न पाचन अंग नहीं होते हैं, वहीं उनका पाचन हो जाता है, वहीं उनका डाइजेशन हो जाता है, वहीं उनका रेस्पिरेशन हो जाता है, वहीं उनका एक्सक्रीशन भी हो जाता है। सब वहीं पर होता है, एक कोशिका में। तो इसलिए इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि एक कोशिक जीव जो होते हैं उसके अंदर पाचन अंग नहीं होते हैं और उसका पाचन जो है वो उसी कोशिका में हो जाता है। इसका उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। इसके साथ साथ आगे देख लेते हैं
जो सभी स्तनधारी जंतु हैं, जैसे मनुष्य भी उसमें आता है, उनके अंदर पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। यानी जो सभी स्तनधारी जंतु हैं यानी मैमल्स हैं, उनके अंदर आहार नाल पूरी तरीके से विकसित होती है। साथ में जो मेंढक हैं यानी एम्फीबियंस हैं, मछली यानी एक्वेटिक एनिमल्स, पक्षी और छिपकली यानी रेप्टाइल्स, इनके अंदर भी हम क्या देखने को हमें मिलता है कि इनके अंदर भी जो आहार नाल होती है पूरी विकसित होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे केचुआ है, तिलचट्टा है, इनके अंदर आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। आहार नाल होती तो है पर उसके अंदर सभी भाग नहीं होते। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। श्वसन अंग के बारे में, हृदय के बारे में और वृक्क के बारे में, साथ में जनन अंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।